IBN 7 हौसला है। चुनाव आयोग ने आज झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन दो राज्यों के साथ ही दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली जबरदस्त जीत से उत्साहित बीजेपी की नजर इन दोनों राज्यों में भी इतिहास रचने की होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और बीजेपी का बेड़ा पार शायद ही लगा पाए। और ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है, क्या फिर होगा मोदी चमत्कार और बाकी दलों का क्या होगा? क्या फिर होगा मोदी चमत्कार? लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर ये सवाल सियासी गलियारों और राजनीति के पंडितों की जुबान पर चढ़ने लगा है। अब हर नजर झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही प्रचार और सत्ता पर काबिज होने की हलचलें तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक झारखंड और जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को पहले चरण, 2 दिसंबर को दूसरे चरण, 9 दिसंबर को तीसरे चरण, 14 दिसंबर को चौथे चरण और 20 दिसंबर को 5वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन फॉर बोथ द स्टेट्स will be in 5 phases. Date of poll 25th November 2014. Counting on 23rd December. इस ऐलान के साथ ही बीजेपी की नजर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और सवाल वही, क्या फिर होगा मोदी चमत्कार? अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के कंधे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरी तो विरोधी पार्टियां और सियासी पंडितों के शको सुबह भी प्रचार अभियान के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन नतीजा आया तो सबकी जुबान सिल गई। देश भर से मिला जनादेश बीजेपी को अकेले दम सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में पर्याप्त साबित हुआ। करीब 2.5 दशक बाद किसी पार्टी को अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। दशकों बाद देश ने एक करिश्माई नेता के चमत्कार को महसूस किया। आलम यह रहा कि महज 4 से 27 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने 31% वोटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी को बहुमत से भी 10 सीटें ज्यादा मिली। इसे मोदी का चमत्कार माना गया। लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया तो बीजेपी वैसी सफलता दोहरा पाने में नाकाम रही। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जब मोदी जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे तो फिर वही चमत्कार दिखने लगा। जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ जब वोटों में बदली तो हरियाणा में बड़े चेहरे तक को तरसने वाली पार्टी ने अकेले दम सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 47 सीटें झटककर मोदी के जादू के कायम होने की पुष्टि कर दी। यही हाल महाराष्ट्र में रहा, जहां शिवसेना से अलग होने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से कुछ कदम दूर रह गई। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 123 सीट जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना के 63 सीटों से मीलों आगे नजर आई। ये मोदी के चमत्कार का ही असर है कि पहली बार बीजेपी की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। कभी विरोधी रही एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है तो उसके नेता शरद पवार के बोल भी बदले बदले हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही दिल्ली में भी 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इन नतीजों से दिल्ली की हवा का भी खुलासा होगा और एक बार फिर नरेंद्र मोदी कसौटी पर होंगे। सियासी पंडित तो अभी से मोदी के चमत्कार दोहराए जाने की अटकलें लगाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल गर्मा गया है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है, वो इसीलिए क्योंकि इस बार अगर इन 2 राज्यों में जहां आपकी गठबंधन सरकारें हैं, अगर यहां से भी आपकी सफाई हो गई तो आप देश के सिर्फ 9 राज्यों में बचेंगे।
देखिए, हर चुनाव एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, और हर एक राज्य की परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों में आपकी रीडिंग क्या है? पहले जम्मू कश्मीर। कोई जरूरी नहीं। मैं देखिए, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। मैं समझता हूं उसे राजनीतिक मामलों से थोड़ा अलग करके सोचें तो ज्यादा बेहतर है। अभी तो चुनाव की बात हमारे साथ उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे, वहां पर वो हम सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर पाए, और जो परिस्थितियां वहां हैं, जो अभी बाढ़ को लेकर लोगों ने झेला है, हम चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि वहां पर कुछ समय बाद चुनाव हो, लेकिन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के फैसले का हम सम्मान करते हैं। लेकिन वहां पीस कायम रहे, डेवलपमेंट के काम हो, और फ्लड जो इफेक्टेड एरिया है, वहां के जो लोगों की प्रायोरिटीज है, ठीक है, आपके पास आता हूं, हमें वहां काम करना पड़ेगा। संबित जी, चुनाव की चर्चा से भी अभी कांग्रेस बचती हुई नजर आ रही है, कम से कम जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेम जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राजनीति की बात ही नहीं करनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने कुछ गलत सेंटेंस कह दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी बनी रहे। कोई सवाल है क्या इंटीग्रिटी के ऊपर? हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। ये कहना कि वो चाहते हैं कि इंटीग्रिटी बनी रहे, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। इसे आपको वापस भी लेना चाहिए। बिल्कुल हमारा ही पार्ट है, और हम भाई हैं, एक साथ खड़े हैं हम सब। और देखिए, स्वाभाविक है जिस प्रकार से जम्मू मतलब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का रिजल्ट रहा है लोकसभा के चुनाव में, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, तो स्वाभाविक है कांग्रेस डिप्रेस्ड है। कल तो खुद चिदम्बरम साहब ही कह रहे थे, ना हमारे पास नेता है, हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ऐसे में सोनिया जी और राहुल जी को चाहिए कि वो बाहर जाके कुछ बात करें। और चिदम्बरम साहब ने तो यह भी कह दिया कि शायद आने वाले समय में गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो आज कांग्रेस इस प्रकार की चिंतन में लग गई है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं उनके लिए एक लायबिलिटी बन गया है, और किस प्रकार से उन्हें दरकिनार किया जाए। प्रेमचंद जी, मैं जुनैद साहब के पास जाऊं उसके पहले खुशबू की आप बोलना चाह रहे हैं। ज्यादा दिनों तक आप टिक नहीं सकते। एक सेकंड, खुशफहमी पालना बीजेपी से कोई सीखे। मैंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य नहीं है, वहां की परिस्थितियां बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, वो उसे अलग नजरिए से देखिए। वहां जो पॉलिटिक्स आप करते हैं, जम्मू में आप कुछ करते हैं, लद्दाख में आप कुछ करते हैं, वैली में आपकी कुछ और सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि वो तीनों एरिया जो प्रमुख एरिया है, भारत के साथ मजबूती के साथ बना रहे, हमारा वो कहना है। और हर चीज को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। संबित पात्रा जी, आप एक डॉक्टर हैं, कभी कभी आप कंपाउंडर की तरह बात करने लगते हैं। चिदम्बरम जी ने काले धन के बारे में बात किया था, उस पर और आप चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने यू टर्न कैसे आपने लिया, उसके बारे में भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने चिदम्बरम जी का उल्लेख करने से पहले आप चिदम्बरम जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते थे, अब उनका आप सम्मान कर रहे हैं। तो यह तो आपके राजनीतिक और बीजेपी के राजनीतिक दिवालियेपन को साबित करता है कि आज बीजेपी को क्या हो गया कि शशि थरूर कुछ कह दे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अरे सोनिया जी, राहुल जी कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं, महत्वपूर्ण नेता है, वो कहा चिदम्बरम जी ने, वही हमारे नेता है, सो कहा उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसको लेकर आप गलतफहमी पाल रखा है। बात झारखंड की कीजिए और जम्मू कश्मीर की कीजिए। झारखंड बने हुए जितने साल हुए उसमें 9 साल बीजेपी ने शासन किया और भ्रष्टाचार का शासन किया है। यह झारखंड के लोगों को पता है किस बड़े पैमाने पर बीजेपी ने वहां 9 सालों में भ्रष्टाचार मचाई थी। आ जाइए वहां लाइए मोदी जी को। आपके पास कोई फेस है, स्टेट लेवल का कोई लीडर है, आके चुनाव में देख लीजिए क्या होने वाला है। चलिए मैं आ जाऊं थोड़ा सा, आकाश जी आपकी अनुमति हो तो। मौका दे दिया आपको प्रेमचंद जी ने। हाँ देखिए प्रेमचंद जी, आप मेरे बड़े हैं, फिर भी आपने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर हूं और कभी कभी कंपाउंडर की तरह बात करता हूं। चलिए, मुझे लगता है आपको राहुल गांधी को समझाना चाहिए। है तो वो पॉलिटिशियन, मगर नर्सरी क्लास की बच्चों की तरह बात करते हैं। उन्हें पहले ठीक करिए, डॉक्टर कंपाउंडर को बाद में देखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है ये देखिए ऐसा नहीं, आप मुझे मत समझाइए मुझे कैसे बात करना है। मैं डॉक्टर की तरह ही डिसेक्शन कर रहा हूं कांग्रेस का, आप उस डिसेक्शन को देखिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ये हर चुनाव से पहले जो आप बोलते हैं ना कि देखिए चुनाव में देखिए क्या हो जाएगा, अब देख तो रही है हिंदुस्तान क्या हो रहा है। उसके बाद भी मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, आपने डॉक्टर कंपाउंडर क्या क्या कहा, मैंने बीच में कहा क्या हमने देखा, आज देखेंगे आगे। प्रेम जी, आपने डॉक्टर कंपाउंडर की कहानी की मैं बीच में एक बार भी टोका क्या? मैंने अपने पार्ट का वेट किया ना।
तो पेशेंस रखना चाहिए। यही पेशेंस आज कांग्रेस के पास नहीं है। गलत परसेप्शन बना लेते हैं। नहीं, कोई गलत परसेप्शन। देखिए, कांग्रेस का तो परसेप्शन समाप्त हो गया है, गलत परसेप्शन क्या बनाएंगे? मुझे लगता है प्रेम साहब, इससे ज्यादा कि आप लोग बहस करें, आपके घर के अंदर जो बहस हो रही है उसकी चिंता करिए। चिदम्बरम जी ने ब्लैक मनी पर भी बात किया था। इसका मोदी जी का लाइन ब्लैक मनी पर क्या है, आपकी गवर्नमेंट की क्या है, और चिदम्बरम जी ने क्या कहा? चिदम्बरम जी ने कहा अब गांधी परिवार का समय खत्म हो गया है, अब एक गांधी परिवार का व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, ये कहा चिदम्बरम जी ने। इसलिए पहले आप वो ढूंढ लीजिए कौन प्रेसिडेंट बनेगा, बाद में बाकी चिंता करिएगा। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष पहले भी हुआ है, उन्होंने कौन सी बात कह दी? सीताराम केसरी आप भी मान रहे हैं ना, आप भी मान रहे हैं ना कि गांधी परिवार अब एक लायबिलिटी हो गई है, अब वो एक एसेट नहीं रहा, वो एक लायबिलिटी हो रही है। आप भी मान रहे हैं ना आज? आप अपने पार्टी पर ध्यान दीजिए। हमारी पार्टी पे तो ध्यान है, बताइए। पूरा निस्तनाबूद होने के कगार पे खड़े हैं, फिर मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपने पार्टी पे ध्यान। महंगाई पर क्या हुआ, काला धन पर क्या हुआ, आपके वादे वो पूरा करिए ना, कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं? नहीं, काले धन पे डिस्कशन करेंगे तो काले धन पर भी कर लूंगा, मगर फिलहाल चुनाव के विषय में डिस्कशन हो रहा है, वहां आप चिंता करिए कि वजूद कैसे बना के रखें। आप दोनों को मैं रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू। जुनैद साहब, आप बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं खासतौर पर घाटी के अंदर, कि इस बार आप अपने वजूद की लड़ाई शायद लड़ रहे होंगे क्योंकि पहले से एंटी इनकम्बेंसी थी और अब जब चुनाव होगा तो जिस तरह से आपके नेता बाढ़ के समय पे जमीन पर नजर नहीं आए, उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। देखिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन पहले जो मेरे दोस्त हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव जम्मू और कश्मीर में डिले हों। वो बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी इलेक्शन कमीशन की टीम को, वो दी थी कि चुनाव जल्द से जल्द हो। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने ये कहा कि अभी मौजून ऑपरचून टाइम नहीं है इलेक्शंस का, लोग दर्द में हैं, बेघर हो चुके हैं, तो इस वक्त वो ईद का त्योहार नहीं बना रहे, तो इलेक्शन में कैसे भाग लेंगे। ये सिर्फ एक पार्टी ने कहा था स्टेट में। ठीक है, एक मिनट में क्लैरिफिकेशन ले लूं। प्रेमचंद जी, क्या सेंटर में एक बात कह रही कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कुछ और? देखिए, ये हमारे मित्र जी को शायद पूरा परिस्थितियों का पता नहीं है। हम चाहते थे, हमने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त किया था, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जो एरिया प्रभावित है, जहां के लोगों के लिए अभी रिहैबिलिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ डेट को आगे टाला जाए, यह हमने आग्रह किया था। लेकिन जब चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस कर दिया तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे और हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों में किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा आस्था है। हम उसी के लिए तो जी रहे हैं। हम कश्मीर के तीनों हिस्सों के बारे में उसके तरक्की चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं और वहां की सुरक्षा चाहते हैं। जी जुनैद साहब, आपकी पार्टी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश आपकी हाँ, मैं बताता हूं आपको हम कौन सी लड़ाई लड़ रही है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आपके चेयरमैन हैं स्टेट में, उनने आज कुछ घंटे पहले ही बोला है कि वो बहुत खुश हैं इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं और वो चाहते थे कि इलेक्शंस टाइम पे हो। या तो आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यहाँ पे जो आपकी लीडरशिप है वो एक स्टेटमेंट दे रही है, और या अब उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, आपका इंटरनल मैटर है। आपने बात की है। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं जुनैद भाई। आपने बात की है कि कौन किस वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, जो इंतखाबात होते हैं, चुनाव होते हैं, वो कुछ मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और एक और सच्चाई ये है वो एक आइडेंटिटी पे लड़े जाते हैं। एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है हर एक सियासी तंजीम की, पॉलिटिकल पार्टी की। जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनकी भी एक आइडेंटिटी है, हमारी भी एक आइडेंटिटी है, एक हिस्ट्री है हमारे पीछे। हम कुछ एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसी एक रियलिटी ये भी है कि हम ये इलेक्शन अपनी 6 साल की परफॉर्मेंस पे लड़ेंगे, गुड गवर्नेंस पे लड़ेंगे। अब आप देखिए कौन कैसी लड़ाई लड़ता है। वो उसी गुड गवर्नेंस पर बहुत सारे सवाल उठा रही है जम्मू कश्मीर की जनता। आप सभी के पास आऊंगा 8 बजे में। एक छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं जुनैद भाई, आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चर्चा झारखंड की भी करेंगे, जहां पर अगर लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को उठा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने दम पर वहां सरकार बना सकती है।
8 बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। शुरुआत श्रीनगर से करते हैं। जुनैद अजीम मट्टू साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होते हुए आप जिस तरह से कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, क्या आपने बिल्कुल साफ फैसला कर लिया है आपकी पार्टी ने कि इस बार अगर जाएंगे तो बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल नहीं? मैंने कोई बुराई नहीं की है, बुराई एक जजमेंट होती है। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी है। जो एक स्टेटमेंट दिया गया था पर वो अभी सही से ही नहीं आपके था। और तो कांग्रेस के मैंने बीच बहुत में जो मतभेद है डिस्कशन में भी सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो अंडर करंट है वो भी कुछ इसी तरह का लग रहा है। नहीं, कोई मतभेद भी नहीं है, कोई गठजोड़ भी नहीं है। देखिए जी, हमने इलेक्शंस तो पहले डिसाइड किया था कि स्टेट गवर्नमेंट में है कोalition इलेक्शंस। अपनी दोनों पार्टीज बड़ी एक म्यूचुअल नोट पे, बड़ी एक जिसको कहेंगे एक सिविलाइज्ड नोट पे अलग हुई हैं कि इलेक्शंस अलग लड़ेंगी। मैंने सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन इशू की है, ये कोई मतभेद की बात नहीं है। मैंने क्लैरिफिकेशन इशू की है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज का बयान भी मैंने कोट किया है। कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड है। हमने एक स्टैंड लिया था और हम माइनॉरिटी में थे। एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपोज किया था इलेक्शंस को। इस टाइम हम इलेक्शन से कभी डरे नहीं हैं। जब जम्मू और कश्मीर में हालात इतने खराब थे जितने आज शायद अब हमारे सोच के दायरे से भी बाहर है, हमने तब भी इलेक्शन ठीक है, लड़े हैं। समित आपके तो पास आना आज हमने चाहूंगा। इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े झारखंड की बात अलग है, झारखंड पे भी लौटेंगे, लेकिन पहले अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो संभव है कि आपको पीडीपी से हाथ मिलाना पड़े चुनाव के बाद, जो इस वक्त की स्थिति नजर आती है। क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? पीडीपी से कोई बात चल रही है? नहीं, ऐसा कोई भी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, ना ही हम किसी के साथ अभी हाथ मिलाना चाहते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुद लड़ रहे हैं इस चुनाव को। हमारा मिशन 44+ का है और हम इसे हासिल करके रहेंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जो चाहिए लोगों को वो डेवलपमेंट चाहिए। और अब जिस प्रकार से इस लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है कि 34% वोट शेयर मिला है भारतीय जनता पार्टी को, अब जो फेंस सिटर थे जम्मू कश्मीर में वो भी अब महसूस करने लगे हैं कि जो अल्टरनेटिव है, जो भ्रष्ट एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उनको कोई अल्टरनेटिव है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए तमाम फेंस सिटर्स भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रेमचंद जी, कुछ आप बोलना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पे, इसके पहले कि फिर मैं झारखंड की ओर जाऊं? देखिए, इनको बहुत बड़े मुगालते में हैं ये लोग। सत्ता में आने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आत्मविश्वास से भर जाना और बहुत कुछ सोचना। जम्मू कश्मीर की एक अलग शैली है, झारखंड की अलग शैली है। अब देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ, दोनों राज्यों के अलग अलग परिणाम आए हैं। ताबड़तोड़ मोदी जी ने रैली की, तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को हर राज्य में, हर जिला में आप उतार देंगे, उससे आप वोट लेना चाहते हैं? तो यह संभव राज्य के स्तर पर हर एक राज्यों में लागू नहीं होता है। कहीं कहीं हो जाता है, कहीं हमारी कमजोरियों की वजह से हो जाता है इनको लाभ। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कश्मीर के मामले में, ये जम्मू के बाहर कहां है, वहां वैली भी है, लद्दाख के एरिया भी है, तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां बीजेपी को अभी कई साल लगेंगे पहुंचने में। तो ये लंबी लंबी हाँकने की आदत है, हाँकने दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड में फिर से कह रहा हूं, दोनों जगहों पर इन्हें बड़ी निराशा होने वाली है। प्रेमचंद जी, क्या वाकई अति आत्मविश्वास है कांग्रेस का? क्योंकि अब मैं आ रहा बीजेपी का, या फिर ये आत्मविश्वास है? अब मैं जम्मू कश्मीर से हट के झारखंड की तरफ आ रहा हूं, और अगर लोकसभा के आंकड़े आप देखें तो जो 81 सीटें हैं झारखंड की, उसमें 56 पर बीजेपी आगे थी, यानी अपने दम पर सरकार बना सकती है अगर वापस ही हो गया तो। और 23 सीटें ऐसी थी जिन पर वो नंबर 2 पार्टी थी बीजेपी, यानी कांग्रेस का एक बार फिर यहां से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। चिंता हो रही है आपको? देखिए, झारखंड में 9 साल तक, जब से झारखंड बना है 13 साल हो गए, बीजेपी ने रूल किया है। कुछ प्रेसिडेंट रूल रहा है। पिछले 1 साल से हम उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उसमें हम शामिल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। इस 1 साल के शासन को अगर आप देखें तो झारखंड को पटरी पर लाने के लिए प्रयास हुआ है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या झारखंड के साथ रही है, उसकी कोई घटना 1 साल में नहीं हुई है। इनके शासनकाल में बहुत सारे चीज हुए हैं, वो अब कहने के लिए तो समय भी अभी नहीं है। तो पब्लिक जब ये जाएंगे तो उन्हें इन सवालों का भी जवाब देना होगा। नंबर 2, जिस आंकड़ों की बात अभी आप कर रहे थे, तो महाराष्ट्र विधानसभा में तो 132-33 सीट पर ये लोकसभा में लीड किए थे, फिर पार्लियामेंट अभी असेंबली में वो रिपीट नहीं हो पाया। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो चीजें 5 महीना पहले हुई वो फिर से दोबारा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये सब जगह लागू नहीं होता है, कुछ जगह परिस्थितियां ऐसी होती हैं। अगर हमारा मानना है झारखंड को लेकर कि अगर जिस वार्ता में हम अभी चल रहे हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है जेएमएम के साथ,
जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश चल रही है। अगर वो बातचीत सफल हो जाती है संबित जी, और वो महागठबंधन की बात हो रही है तो मैं बीजेपी समझता को हूं हराने कि के लिए बीजेपी का झारखंड नामो में निशान भी। कहीं नहीं रहेगा। थोड़ा बीच में। जी जी, और मुझे आपका सांप बिच्छू वाला स्टेटमेंट याद आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा था, मैं इसको रिपीट भी कर दूं, व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है। जब बाढ़ आती है, बहुत जो प्रचंड बाढ़ आता है, तो सांप और बिच्छू जो कि वैसे तो बहुत वैमनस्य और बैर रखते हैं, वो एक ही साथ एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब मोदी वेव आया है तो सभी पार्टी एक हो जा रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। उसके बावजूद भी उनका क्या हश्र हो रहा है वो भी देख रहे हैं। ये कौन बीच बीच में बोलना शुरू कर देता है? मैं तो शांतिप्रिय ढंग से सबको सुनता हूं, मगर बीच में कौन बोलना शुरू कर देता है? और देखिए, ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जाके इतनी सारी रैलियां क्यों कर रहे हैं, उसके लिए ये जीत जाते हैं। अरे किसने रोका? भेजिए ना राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर के कोने कोने में रैली करने के लिए, भेजिए ना उनको झारखंड के हर कोने में। 2 सीट नहीं आएंगी। अगर राहुल गांधी जी चले गए, खुद ये भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हे भगवान राहुल गांधी जी यूरोप चले जाएं, हे भगवान राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पे कैंपेन करने ना जाएं। ऐसा तो सुबह उठते ही कांग्रेस के मेरे मित्र जो है वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और यहाँ टीवी पे आके इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमने रोका है क्या राहुल गांधी जी को जाने से? आपके सबसे कद्दावर नेता है, भेजिए उनको चप्पे चप्पे में, हर जगह जाके वो भाषण करे अपना, फिर देखिएगा क्या हाल होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर लोकसभा के परिणामों से कुछ नहीं लेना देना है तो फिर इतना हम लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अगर इंटेलिजेंटली डिस्कशन किया जाए तो एक एक्स्ट्रापोलेशन होता है, पिछले चुनाव में कैसे नतीजे रहे, उसका इस चुनाव में किस प्रकार का नतीजा रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर हो या झारखंड, दोनों में ही जिस प्रकार के नतीजे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, अमूमन वही नतीजा जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी वैसे ही रहेंगे। इसमें बहुत कुछ चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद जी और जुनैद जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद 8 बजे हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपको बस 30 सेकंड दे रहा हूं प्रेमचंद जी। जी, गंजों को भी कंघी बेचने वाले लोग हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर भाजपा के प्रवक्ता विनम्रता से बात करें नेशनल चैनल पे तो ज्यादा बढ़िया है उनके लिए, लेकिन वो जो शैली उनको सिखलाई गई है उससे ग्रसित है। मैं गठबंधन, आप क्या बीजेपी गठबंधन में नहीं है क्या? बिहार में 3 पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, कहां इनका गठबंधन नहीं है? महाराष्ट्र में जिसको गालियां दी उनके साथ सत्ता में आने के लिए व्याकुल हैं। ठीक है, अब तो जनता को तय करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक में संबित पात्रा हमारे प्रोमो के साथ गा रहे थे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अब ये सिलसिला चलता रहेगा मोदी चमत्कार का या यहीं थम जाएगा, ये जनता को तय करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।